हेलो प्लस टू बच्चों, कैसे हो? गुड। प्लस टू बच्चों, मैंने आपके साथ 3 यूनिट डिस्कस कर चुका हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, एंड जो 4th यूनिट मैंने शुरू किया हुआ है उसमें मैंने आपके साथ उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने इंडक्शन खत्म कर चुका हूं। और आज मैं आपके साथ नया इसका टॉपिक शुरू करूंगा, दैट इज द ऑल्टरनेटिंग करंट। बच्चों, एक तो आप लोगों में थोड़ा सा बड़ा एक कंसेप्ट गलत बैठा हुआ है कि बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, हम बोर्ड की तैयारी किस तरह से करें, नीट की तैयारी किस तरह से करें। बच्चों, वैसे मैंने इसके बारे में आपको मैनी टाइम्स आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आपको कोई भी एग्जामिनेशन हो, उस एग्जामिनेशन के लिए आपके पास आपको अपना सब्जेक्ट आना चाहिए। अब यहां पे जैसे आपके पास 2 टारगेट हैं, एक बोर्ड एग्जामिनेशन है, एक नीट एग्जामिनेशन है। अब दोनों एग्जामिनेशन के सिलेबस सेम है। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो मेरे अकॉर्डिंगली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नीट एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको ना तो अपने पढ़ने का पैटर्न चेंज करने की जरूरत है और ना दोनों की कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत है कि नहीं ये मैं अब बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं, नहीं ये अब मेरी नीट की तैयारी है। दोनों के लिए अब देखो, नीट एग्जामिनेशन में आपके पास +1 +2 का दोनों का सिलेबस आना है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में जब भी आपको एग्जाम होगा आपके पास +2 का सिलेबस पूछा जाएगा। लेकिन दोनों का अगर नीट में जो +2 का सिलेबस है वही सेम सिलेबस आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। जो टॉपिक्स आपके पास नीट में है वही बोर्ड के लिए हैं। तो इसलिए कोई बोर्ड की तैयारी कोई अलग से नहीं करनी होती, कोई नीट की तैयारी आपने अलग से नहीं करनी है। डिफरेंस क्या है दोनों में? What is the difference between this board examination and NEET examination? डिफरेंस सिर्फ ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी कुछ आएगा उसको आपको हर चीज आपने लिखनी होगी। मीन्स आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आना है। नीट एग्जामिनेशन में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा आपने ए टिक कर दिया, बी टिक कर दिया, सी टिक कर दिया, ऐसे नहीं टिक कर सकते आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल आता है तो पहले आपको उसे सॉल्व करना होगा ना। सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा तभी आप कहोगे इसका ए चॉइस है या बी चॉइस है या सी चॉइस है। आप ऐसे तो नहीं टिक कर सकते। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा कि अगर आपने वही न्यूमेरिकल जो आपने नीट में सिंपल रफ में सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, टिक कर दिया। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या है, अगर आपने वही न्यूमेरिकल करना है तो उस न्यूमेरिकल को आपको पूरा आपको स्टेप वाइज जो आपने रफ में काम किया था वो आपने फेयर में करना है। दिस इज द डिफरेंस ओनली। कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आती है आपके पास, सपोज कर लो जैसे मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहा था। मूविंग गैल्वेनोमीटर में आपको बतला रहा था कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करते हैं। अब यही इट कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड इन moving coil galvanometer is
ए चॉइस दी होती है टू वेनिश द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी चॉइस दी हो सकती है, सी डी, ऐसे चॉइसेस दी हो सकती है। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्यों यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये पता ही है आपको कि इट इज ओनली जस्ट टू वेनिश द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यही क्वेश्चन 1 मार्क का इट कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। अब जहां पे आपको पता था आपने टिक कर दिया, वहां पे ये लिखना होगा कि 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि जस्ट टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ वेनिश द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? नाउ अब तो क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पिछले साल से पैटर्न है 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ रहे हैं, वहां पे भी आ रहे हैं। तो इसलिए आपके पास देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नीट एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। बिल्कुल आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है अब हम बोर्ड की तैयारी कर लें जी, अब हम नीट की तैयारी कर लें जी, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट पढ़ो, सब्जेक्ट के ऊपर आपके पास होल्ड है, फिजिक्स के ऊपर होल्ड है, फिजिक्स के टॉपिक्स के ऊपर होल्ड है, केमिस्ट्री के टॉपिक्स के ऊपर होल्ड है, बायोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर होल्ड है। आप चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कुछ और भी कोई एग्जाम हो, यू कैन डू इट। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या होता है कि जब आपके पास एक सिलेबस के लिए आप कोई और एग्जाम देने जाते हो, मींस नीट देने जाओगे या बोर्ड देने जाओगे, या सपोज कर लो इस सिलेबस का कोई और एग्जाम है, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं और उस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आप थोड़ी सी पहले उसके लिए प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको सब्जेक्ट आता है थोड़ी सी उसके लिए प्रैक्टिस कर लो, सब चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको हो कि एग्जाम आपके पास एग्जाम चेंज हो गया, मींस आप बोर्ड से नीट में हो गए, नीट से या कुछ एम्स के एग्जाम में चले गए या कुछ और एग्जाम में चले गए, तो आपके पास आपको सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो, आप उस एग्जाम में इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। नॉट पॉसिबल। पहला बेसिक चीज जो है, आपको आपका अपने सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड होना चाहिए, और अगर आपका अपने सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड है तो ये कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता कि उस सब्जेक्ट के ऊपर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही हैं या न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं या डेरिवेशंस आ रही हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है उससे। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटली 2 या 4, 5, 7 दिन प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर मैं इस एग्जाम में जा रहा हूं, इसके लिए मेरा ये सब्जेक्ट तैयार है, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आप उस एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाओगे। इतना सा डिफरेंस है। सो बच्चों, पढ़ते रहिए, करते रहिए, सब्जेक्ट के ऊपर पूरा सब्जेक्ट की पूरी मास्टरी कीजिए एंड फॉरगेट अबाउट इट कि मैंने बोर्ड का पेपर देना है या नीट का पेपर देना है या कोई और पेपर देना है। आप अपने सब्जेक्ट को पढ़िए। अब आपके पास यहां पे 2 ही पेपर हैं, बोर्ड का पेपर है या नीट का पेपर है, दोनों के लिए सिलेबस सेम है, तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिए कि मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं या नीट की तैयारी कर रहा हूं, दोनों ही तैयारी आपकी हो रही है। क्लियर? सो बच्चों, एक मुझे आज दो लाइनें याद आ रही हैं, बहुत अच्छी, हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई ये लाइनें हैं, कविता है। उस कविता की 2 लाइनें मुझे याद आ रही है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं। वो 2 लाइनें क्या हैं? उस कविता की, कहते हैं, लहरों से डर के
लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, मैं आपको ये 2 लाइनें आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, लास्ट सेशन में मीन्स अभी 2020 में नीट एग्जामिनेशन 1-2 बार पोस्टपोन हुआ। पोस्टपोन होने से कुछ बच्चे हिम्मत हार गए। हिम्मत हारने से क्या हुआ, उनके रिजल्ट कुछ डिफरेंट आए, कुछ और आने थे, कुछ और आए। लेकिन जो बच्चे लगे रहे वो सक्सेसफुल हो गए। और जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के भी एक कोटेशन के ऊपर स्टिक रहे, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आप अपने मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। तो जो बच्चे लगे रहे उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, उनकी एडमिशन हुई। लेकिन जिन बच्चों ने हिम्मत छोड़ दी, रुक गए, वो पीछे रह गए। तो इसलिए बच्चों, हिम्मत रखनी है, हार कभी नहीं होगी, रुकना नहीं है जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। तो इसलिए बच्चों, इस चीज की चिंता मत करो कि हमारा नीट एग्जामिनेशन कब होगा, हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन कब होगा, नीट में कितना सिलेबस आएगा, बोर्ड में कितना सिलेबस आएगा। फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। चलते रहो जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, जब तक आपका नीट एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, तब तक चलते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। एंड जब तक आप पूरी तरह से आपकी तैयारी नहीं होती, और तैयारी होने के बाद जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, तब तक आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और you will be able to achieve your goal. What is your goal? कि we have to obtain above 95% in board examination and above 650 marks in NEET examination. तो ये टारगेट लेके करते रहिए। सो बच्चों, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं, दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट। तो वर्ड से ही बड़ा क्लियर है, अल्टरनेटिंग करंट। मैंने जैसे आपको इलेक्ट्रिक करंट में कहा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। डीसी करंट है, वेरिंग करंट है। डीसी करंट, जो मैंने इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया था, वहां पे मैंने सारा इलेक्ट्रिक करंट, डीसी करंट डिस्कस किया था, स्टडी करंट डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में मैंने आपके पास एक वेरिंग करंट डिस्कस किया। उस वेरिंग करंट की एग्जांपल क्या थी, आपके पास ट्रांजिएंट करंट मैंने आपको लेके चला था। क्या कहा था कि जब रजिस्टर के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है, या रजिस्टर के साथ आपके पास इंडक्टर लगा हुआ है, तो बैटरी से जो स्टडी करंट आ रहा है, ये स्टडी करंट नहीं रहता, इट बिकम्स ट्रांजिएंट करंट। जब कभी भी रजिस्टर के साथ कैपेसिटर या इंडक्टर लगा हुआ है और साथ में हमारे पास बैटरी लगी हुई है, वो करंट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर इमीडिएटली नहीं पहुंचता। मींस आरसी सर्किट में और एलआर सर्किट में अगर आपके पास कांस्टेंट सप्लाई है, द करंट इज नॉट रीचिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू इमीडिएटली, इट इज टेकिंग सम टाइम टू जस्ट टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मींस आरसी सर्किट और एलआर सर्किट में मैंने डिस्कस किया था, आपके पास जो करंट ग्रो करता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है।
मैथमेटिकली तो हमें पता चला था, मैथमेटिकली तो हम देख रहे थे कि वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच ही नहीं सकता, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, बट प्रैक्टिकली क्या है, इट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन सम फाइनाइट टाइम। तो उन करंट्स को हमने क्या कॉल किया था, ट्रांजिएंट्स करंट कॉल किया था। सेकंड हमारे पास, जब मैं लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपके साथ एसी जनरेटर डिस्कस किया था। जब जनरेटर डिस्कस किया था तो मैंने क्या कहा था कि किस तरह से जनरेटर आपके पास एक वेरिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है और एक ऐसा करंट प्रोड्यूस कर रहा है जो कि पीरियोडिकली टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और जिस करंट को मैंने क्या कॉल किया था, अल्टरनेटिंग करंट कॉल किया था। और मैंने कहा था कि इस अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमारे पास एक पूरा चैप्टर है, उसको मैं इंडिपेंडेंटली डिस्कस करूंगा। सो डेफिनेशन इसकी बहुत ही क्लियर है कि व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट इज ए करंट विच इज वेरिंग पीरियोडिकली विद टाइम, टाइम के साथ क्या है, पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, उस करंट को हमने क्या कॉल किया है, अल्टरनेटिंग करंट कॉल किया है। इक्वेशन ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट विल राइट I is equal to I naught sin ओमेगा टी। जब कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पीरियोडिकली वेरी करती है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइदर साइन और कोसाइन। सो दिस इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन और इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कोसाइन। साइन और कोसाइन किसी की टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। Here what is this I? I is the alternating current at any time small t. I naught क्या है यहाँ पे? This is the peak voltage. ये क्या है आपके पास? Peak voltage है और maximum value of current. और क्या है? This is the maximum value of current. What is here omega? Omega is 2 pi f। f क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ, दिस f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इन इंडिया इट्स वैल्यू इज 50 हर्ट्ज। इसकी वैल्यू जो है 50 हर्ट्ज है और दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, मीन्स दिस इज द टाइम इन विच current is repeating its value. So this is the alternating equation of alternating current. It can be written as in terms of both complex form of alternating current, both sine and cosine function. But ये जो चैप्टर है हम इसमें सारा alternating current क्या लेकर डिस्कस करेंगे, we will discuss it by considering current as a function of sine. Sine का फंक्शन ही लेकर हम डिस्कस करेंगे। यहां पे अगर ग्राफ प्लॉट करें अल्टरनेटिंग करंट और टाइम का, वी शैल गेट दिस साइन का हमारे पास ऑब्टेन होगी। अब ये क्या है आपके पास, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट, मींस दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर t 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, आपके पास करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। इन ए टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 4, इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T बाय 4 बन जाए तो ये I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट हो जाएगा। फिर आप t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 2 के ऊपर अगेन इट बिकम्स 0 एंड इन ए टाइम t इज इक्वल टू 3t बाय 4 के ऊपर इट बिकम्स नेगेटिव मैक्सिमा। अब ये मत कहना कि मतलब कि करंट नेगेटिव नहीं हो सकता, यहां पे ये भी मतलब नहीं है, माइनस आई नॉट लिख रहा हूं, माइनस आई नॉट डजंट मीन कि करंट नेगेटिव हो गया, मींस यहां पे माइनस आई नॉट का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो गई है, उल्टा फ्लो करना शुरू कर गया। दिस इज ए टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T, आपके पास अगेन करंट बिकम 0। तो जब ये जैसे सर्किट में ये करंट फ्लो करना शुरू किया तो इनिशियली ये 0 से फ्लो करना शुरू किया तो हमने देखा कि एक कंप्लीट साइकिल में ये 2 बार फिर 0 हो जाता है और 2 बार इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस तरह से एक वन टाइम कैपिटल टी में ये इस तरह से 2 बार 0 होकर 2 बार मैक्सिमम होकर ये अपना फिर साइकिल क्या करता है, रिपीट करता है। सिमिलरली आपके पास
जैसे ये करंट की इक्वेशन है, इसी तरह से हम वोल्टेज की इक्वेशन लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज योर ई नॉट? ई नॉट इज द पीक वोल्टेज, ओमेगा क्या है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? दैट इज द टाइम पीरियड, और 1 बाय कैपिटल डी क्या है? एफ, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। सो E इज द वोल्टेज एट एनी टाइम t है। तो दिस इज द करंट इक्वेशन, दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन। बच्चों अब इस चैप्टर में हमने करना क्या है? एक्चुअली क्या है, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो इस चैप्टर में हमने सॉल्व करनी है। एक तो क्या है हमारे पास, देखिए वेरिंग करंट है। वेरिंग करंट है तो हम इस वेरिंग करंट को जब भी डील करते हैं, सपोज कर लो कि आपके पास ट्यूबलाइट चल रही है या ट्यूबलाइट चल रही है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि यहां पे इस ट्यूब में जो करंट फ्लो कर रहा है 11 बजे इतना फ्लो कर रहा है, 11:05 पे इतना फ्लो करेगा, ये डिफरेंट। अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हर टाइम के ऊपर इसकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम कहते हैं किसी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसमें जो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है इस टाइम के ऊपर इतना फ्लो कर रहा है, इस टाइम के ऊपर इतना फ्लो करेगा। ऐसा तो हम नहीं कह सकेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें कहना तो पड़ेगा ना एक बार कि इस सर्किट में इतना ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। तो मीन्स इट इज जस्ट लाइक ए प्रॉब्लम कि जब कभी भी आपके पास, जैसे +1 में आप वेरिंग स्पीड की प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, तो आप उसकी दो तीन वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करते थे। एक उसकी आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन कर देते थे, आप ये कहते थे कि दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और एक उसकी एक एवरेज वैल्यू डिफाइन कर देते थे। और जब कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ जा रही है, अब उस केस में हम उसकी एवरेज स्पीड ले लेते थे, तो उस एवरेज स्पीड को क्या कह देते थे, उसी को हम कांस्टेंट मान के चलते थे कि वो बॉडी उस स्पीड के साथ मूव कर रही है। जब कभी भी क्या है, आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के ऊपर जाते हो, अपने व्हीकल में जाते हो, वेरिंग स्पीड के साथ जाते हो, तो जब आप दूसरे स्टेशन के ऊपर पहुंच जाते हो तो कोई आपसे पूछता है कि आप किस स्पीड के साथ आए हो, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि जब मैं यहाँ पे था तो मेरी इतनी स्पीड थी, यहाँ पे था इतनी स्पीड थी, यहाँ पे था इतनी स्पीड थी। हर इंस्टेंट की स्पीड तो नहीं बताओगे ना, तो आप उसको क्या बता देते हो कि मैं इस स्पीड से आया। और वो जब आप किसी व्यक्ति को बता देते हो कि मैं इस स्पीड से आया हूं, तो वो आपकी कौन सी स्पीड होती है? वो एक आपकी एवरेज स्पीड होती है। आप कहते हो मैं लगभग इस स्पीड के साथ यहाँ पे मैंने ये वाला मैंने सफर किया है। तो सिमिलरली कि ये आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। इस ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कभी किसी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस इंस्टेंट के ऊपर ये फ्लो कर रहा है, इस इंस्टेंट के ऊपर ये फ्लो कर रहा है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर देंगे कि हम ये करंट फ्लो कर रहा है। इसमें वो क्या है, कहेंगे ये करंट फ्लो कर रहा है, तो वो क्या होगी, एक उसकी एवरेज वैल्यू होगी। लेकिन अब यहां पे क्या है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट और जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, जो कि पीरियोडिकली टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जो कि आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन है। एक्चुअली क्या है, साइन और कोसाइन की जो एवरेज वैल्यू होती है ओवर ए कंप्लीट साइकिल, वो क्या होती है, 0 होती है। हाफ साइकिल के ऊपर ही क्या है, इसकी एक एवरेज वैल्यू डिफाइन हो सकती है। रीजन बीइंग, ये करंट और वोल्टेज क्या आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। जितनी इसकी पॉजिटिव साइकिल में, जितनी इसकी फर्स्ट हाफ में एवरेज वैल्यू होगी, उतनी ही एवरेज वैल्यू इसकी नेक्स्ट हाफ साइकिल में होगी, लेकिन वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो जितनी एवरेज पॉजिटिव वैल्यू होगी, उतनी एवरेज नेगेटिव वैल्यू होगी ओवर ए कंप्लीट साइकिल। इस अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो करंट हो या वोल्टेज हो, इसकी जो एवरेज वैल्यू है ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। तो एवरेज वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की है, दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल। तो इसका इतना पर्पस नहीं है। हाफ साइकिल के लिए तो ठीक है, हाफ साइकिल के लिए डिफाइन कर सकते हैं, कंप्लीट साइकिल के लिए हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। हम इसे कैलकुलेट जरूर करेंगे, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसका इतना यूज नहीं है। तो हम चाहेंगे
कि आपके पास ये करंट और वोल्टेज की एक ऐसी वैल्यू हो जिसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सके। हम कहें कि किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट से करंट या वोल्टेज, करंट फ्लो कर रहा है या वोल्टेज डेवलप हो रही है, उसकी एक वैल्यू लिख दें और वो वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू हो। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू होगी। लेकिन अभी मैंने कहा कि जो एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल है वो तो जीरो है। अब इसको जीरो की बजाय कोई और एवरेज कांस्टेंट वैल्यू हम डिफाइन करें तो वो कौन सी वैल्यू होगी, वो हमने यहाँ पे क्या है हमारे पास, जब कभी भी ऐसे कोई नेगेटिव वैल्यू भी, किसी एवरेज वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू भी इवॉल्व हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से स्क्वायर करने से जो उसकी नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो वो उस केस में क्या है, दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए कंप्लीट साइकिल आल्सो। अब जैसे यहां पे क्या है, हमारे पास ये डिफरेंट करंट्स हैं, I1, I2, I3 सो ऑन, दीज आर द वैल्यूज। तो यहां पे हम इसकी क्या है, जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिफाइन करेंगे, मींस रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, जितने भी करंट्स हैं या वोल्टेजेस हैं उनका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके मीन ले लेंगे, मीन लेके उसका अंडर रूट ले लेंगे, देन इट बिकम्स ए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू, इसे हम वर्चुअल वैल्यू भी कह देते हैं, इसे हम इफेक्टिव वैल्यू भी कह देते हैं। तो दिस इज डिफाइंड, दिस कैन बी डिफाइंड इन कंप्लीट साइकिल आल्सो। तो यहां पे अल्टरनेटिंग करंट्स के केस में ये वाली कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करते हैं। और इस केस में हम क्या कहते हैं, जब कभी भी किसी सोर्स से, अल्टरनेटिंग सोर्स से आपके पास करंट और वोल्टेज लिखा जाता है, कितनी सप्लाई देगा, तो वो हमेशा उसकी आरएमएस वैल्यू ही दी होती है। अब की बात, नीट 2020 में क्वेश्चन भी था, वहां पे एक सोर्स दिया हुआ था, सोर्स से कहा था कि इतनी वोल्टेज सप्लाई है, तो बच्चों ने, कईयों ने इसकी पीक वैल्यू ले ली, बट वो पीक वैल्यू नहीं थी। जब कभी भी नथिंग इज मेंशन, किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स से कोई भी वोल्टेज या करंट दिया हुआ है, तो दैट इज अंडरस्टूड कि वो उसकी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वो उसकी क्या है, वर्चुअल वैल्यू है, वो इसकी क्या है, इफेक्टिव वैल्यू है। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिक्स वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करेंगे। वैसे हम डिफाइन मीन वैल्यू भी करेंगे, लेकिन जो यूज करते हैं मोस्टली वो क्या है, हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वो डिफाइन करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास इस चैप्टर की क्या है, देखिए आपके पास अभी डीसी करंट में हमारे पास सिर्फ एक ही अपोजिंग रजिस्टर था, जिसे हमने ओमिक रजिस्टर कॉल किया था, जिसको करंट, और जो कि करंट को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। अब यहां पे रजिस्टर के साथ साथ दो और आपके पास एलिमेंट्स आ गए, जो एलिमेंट्स क्या करेंगे, करंट और वोल्टेज को अपोज करेंगे। द नेम ऑफ दोज एलिमेंट्स आर, पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं दोनों एलिमेंट्स, दैट इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर और यहां पे कैपेसिटर भी क्या है, क्योंकि क्या है, डीसी के केस में तो क्या था, इंडक्टर तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा था। इंडक्टर जो है डीसी के केस में इट एक्ट्स लाइक ए कनेक्टिंग वायर, और कैपेसिटर जो है इट एक्ट्स लाइक ए ओपन स्विच। तो डीसी के केस में, स्टडी करंट के केस में कैपेसिटर और इंडक्टर का कोई रोल नहीं था, लेकिन यहां पे जो है अल्टरनेटिंग करंट में कैपेसिटर और इंडक्टर, दे आर आल्सो ऑफरिंग सम रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये दो एक हमारे पास अलग से एलिमेंट आ गए, जिनको हम यहां पे डिफाइन करेंगे। तो जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और जो यहां पे कैपेसिटर ऑफर रेजिस्टेंस करेगा इन द फ्लो ऑफ एसी, इसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास एक सेकंड प्रॉब्लम आ गई, जो दो नए एलिमेंट्स आ गए और इनको हम डिफाइन करेंगे, विच आर ऑफरिंग सम रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ एसी। क्लियर? थर्ड हमारे पास अब जो मेजर प्रॉब्लम है, नो डाउट कि यहां पे भी हमारे पास इस चैप्टर में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टर में जो रिलेशन है वो वही है कि वोल्टेज इज इक्वल टू
करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां पे भी वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टर में जो रिलेशन है वो क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस है। लेकिन यहां पे क्या होगा आपके पास, व्हाट हैपन्स कि आपके पास 2-3 आपके पास रजिस्टर लगे हुए हैं, 3 रजिस्टर हैं, 2 रजिस्टर हैं या नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं। स्टडी करंट में क्या था, अगर वो आपके पास रजिस्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है तो सीरीज में करंट सेम रह रहा है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो हम क्या कर रहे थे कि टोटल जो वोल्टेज, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रजिस्टर लगे हुए हैं, आपके पास जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई को हम क्या कर लेते थे, जो डिफरेंट रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसका अलजेब्रिक सम ले लेते थे। तो मीन्स अगर आपके पास 3 रजिस्टर हैं, R1, R2, R3, टोटल वोल्टेज सप्लाई कितनी है, V है। R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो टोटल वोल्टेज कितनी आ जाती थी, V इज इक्वल टू क्या आ जाती थी, V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाती थी। लेकिन अब यहां पे और पैरेलल के केस में क्या होता था कि अगर ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, टोटल करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल I है, सब में करंट्स I1, I2, I3 फ्लो कर रहे हैं, तो टोटल करंट जो किसके इक्वल आ जाता था, I इज इक्वल टू क्या आ जाता था, I1 प्लस I2 प्लस I3 आ जाता था। लेकिन अब ऑल्टरनेटिंग करंट में थोड़ी सी सिचुएशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो डिफरेंट क्या होगी कि अगर आपके पास टोटल वोल्टेज क्या है, V है, अगर 3 एलिमेंट्स उस सर्किट में लगे हुए हैं, एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, रजिस्टर तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कुछ हो रहा है, इंडक्टर के कुछ और है, कैपेसिटर के क्रॉस कुछ हो रहा है, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज नॉट इक्वल, विल नॉट बी हियर इक्वल टू द algebraic sum of the voltage drop across resistor, inductor and capacitor respectively। इसके लिए हमें एक रिलेशन ड्राइव करना है, टोटल वोल्टेज सप्लाई एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। इसको हम अल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। ये आपके पास एक अलग से प्रॉब्लम है जो कि हमने इस चैप्टर में सॉल्व करनी है। अगर ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तीनों में करंट्स I1, I2, I3 फ्लो कर रहे हैं, मींस IR, IL, IC फ्लो कर रहे हैं। IR is the current flowing in resistor, IL is the current flowing in inductor, IC is the current flowing in capacitor। तो here we can't say कि total current I is equal to IR plus IL plus IC हो जाएगा। अब हमें यहां पे डिफरेंट करंट आएगा टोटल, ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेजर प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, वो ये है कि जैसे आपके पास स्टडी करंट में क्या था कि अगर किसी इंस्टेंट के ऊपर करंट 0 है तो वहां पे क्या है, वोल्टेज भी 0 है, अगर वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 है। अब यहां पे क्या होगा कि अगर ये जरूरी नहीं है कि करंट 0 है तो वोल्टेज भी 0 हो सकता है कि सर्किट में वोल्टेज कोई इंड्यूस हो रही हो। अगर किसी सर्किट में करंट मैक्सिमम है तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज मैक्सिमम हो, वोल्टेज 0 भी हो सकती है, वोल्टेज कम भी हो सकती है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। मींस इस चैप्टर में करंट और वोल्टेज क्या होंगे, वो सेम फेज में नहीं होंगे। हियर करंट एंड वोल्टेज विल नॉट बी इन द सेम फेज, वो क्या होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे। तो इस प्रॉब्लम को भी हमने क्या करना है, इस चैप्टर में सॉल्व करना है कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा। अब ये जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास सर्किट किस तरह का है। सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है, या सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, या सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, या इनका कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में लगा हुआ है, या इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगा हुआ है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे।